यस, आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस जो एमयू 9th एंट्रेंस में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, कल की क्लास जो मैंने कल ली थी तो उस क्लास में मेंसुरेशन पढ़ाया गया था। मेंसुरेशन में एक एक कॉन्सेप्ट और तमाम जितने भी फॉर्मूले हैं हर एक फिगर के 3D और 2D सभी डायग्राम के वो सारी चीजें कवर की गई थी। तो आज यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है जो चैप्टर वाइज लास्ट क्वेश्चन हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। ये 2012-13 में आपने देखा कि एमयू के ओरिजिनल पेपर में 2012-13 के अंदर एमयू के ओरिजिनल पेपर में डायरेक्टली फार्मूला पूछा है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो भाई क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था, अगर उसका साइड ए है तो इसका आंसर होगा 4a²। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है 6a²। ठीक है, आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसी जगह पर अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो यही क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे याद होगा? पूरी क्लास करने से, सही से टीचर की बात सुनने से और बार बार प्रैक्टिस करने से। ठीक है, चीजें तभी याद रहती हैं। The ratio of the radii of two cylinders is 2:3 and the ratio of their height is 3:4. The ratio of their volumes will be। देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर दो चीजें हैं, एक आपके पास में रेडियस है, एक आपके पास में हाइट है। देखो दो चीजें, एक रेडियस है और दूसरा एक हाइट है। रेडियस दो सिलेंडर्स के कंपैरेटिवली बात की जा रही है। सुनिए बेटा, दो सिलेंडर्स हैं जिनका रेडियस का रेशियो 2:3 है और दो सिलेंडर हैं जिनका उन्हीं दो सिलेंडर के हाइट्स का जो रेशियो है बच्चों वो 3:4 है, इसका 2:3 था। तो कह रहे हैं कि इन दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम का रेशियो 2013-14 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शायद क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू πr²h। यही तो फॉर्मूला होता है, कल बताया था मैंने। वॉल्यूम सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h, एक फॉर्मूला ये। लेकिन बेटा इसके अंदर दो सिलेंडर का रेशियो आपको 2:3 दे रखा है और दो सिलेंडर हैं जिनका रेशियो यहां पर रेडियस का था, यहां पर हाइट का है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इसके रेडियस की तो देखो यहां पर 2:3 है, इसके हाइट की 3:4 है। अब सवाल इस चीज का है कि भाई अगर वॉल्यूम दो सिलेंडर का मैं निकालता हूं, इसको R1 मान लेता हूं और दूसरे वाले का अगर मैं निकालूंगा और इसको H1 मान लेता हूं, दूसरे वाले का निकालूंगा तो πr² R2 और H2 ऐसे कर सकता हूं। मतलब एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मैं निकालूंगा तो एक सिलेंडर का रेडियस R1 और H1 और दूसरे सिलेंडर का रेडियस R2 और H2 मान लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब दोनों का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चों, रेशियो निकालेंगे। तो जरा गौर करिएगा कि यहाँ πr1² H1 यहां पर हो जाएगा πr2² H2। ओके बच्चों, तो आपके सामने S2 लग रहे हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ R1 यहाँ पर दोनों के रेडियस है। ध्यान दीजिएगा ये पहले वाला R का होगा 2 का स्क्वायर इंटू H, पहले वाला 3 माना जाएगा। S2 यहाँ पर होगा, दूसरा वाला R3 होगा, दूसरा वाला R3 होगा तो 3 का स्क्वायर इंटू H, दूसरा वाला जो होगा वो 4 होगा बच्चों। तो यहाँ आपके सामने 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 आपके पास कितना जाएगा बच्चों, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 कितना जाएगा 12 is 2 और 3 9 4 36। तो इस तरह से 12 1 एंड 12 3 36 यू गॉट, आपको मिलता है 1:3। आंसर समझ आया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अच्छा है, बात समझ में आई किस तरह से हमने निकाला, कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को, सबका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये क्वेश्चन 2013-14 के अंदर पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड द हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, द शीट रिक्वायर्ड इज। आपसे कहा गया है कि एक क्लोज वर्ड का मतलब है कि भाई वो ऊपर से भी ढका हुआ है और नीचे से भी ढका हुआ है। तो एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 7 मीटर का है और जिसका हाइट 3 मीटर का है। तो आपसे कहा जा रहा है कि वो एक मेटल शीट से बनाया है। तो उस मेटल शीट, वो वहां पर टैंक बनाने में कितना मेटल शीट रखे हैं। सवाल क्या है, टैंक बनाने में कितना मेटल। तो सवाल यहां पर यह है कि भाई जो सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर जिस मेटल से उसको बनाया गया है उस मेटल का एरिया, उस मेटल शीट का एरिया कितना होगा। तो यहां पर बच्चे के माइंड में दो बातें आएंगी कि भाई मैं मेटल शीट का कौन सा एरिया लगाऊं, कर्व लगाऊं या टोटल लगाऊं। यही पॉइंट कल मैंने सिखाए थे इंट्रोडक्शन के अंदर।
तो आपका जब क्लोज वर्ड आता है और वो टैंक बनाई जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बेस बनेगा और उसका टॉप भी बनेगा और उसका क्रॉस सेक्शन भी बनेगा। इट्स मीन कि इस सिलेंड्रिकल टैंक के लिए हम लोग लगाने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया। कभी भी डायरेक्टली कुछ रेयर क्वेश्चंस आएंगे कि जहां पर डायरेक्टली कहा जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालो या लेटरल निकालो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा होगा कि डायरेक्टली ये नहीं कहा जाएगा कि भाई ये वाला एरिया निकालो। क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाएगा, जैसे क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका रेडियस और हाइट इतना है, तो भाई इस जो एक मेटल शीट से बना है, इस मेटल शीट कितनी लगेगी इसके अंदर वो बताइए। तो हमें ये खुद से क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख करके बच्चों ये ऑब्जर्व करना होगा कि वहां पर वो टोटल सरफेस एरिया लगेगा या लेटरल लगेगा। इसके अंदर टोटल लगने की वजह क्या है प्यारे बच्चों? क्योंकि इसका बेस बनेगा, सर्कुलर बेस बनेगा, इसका टॉप भी बनेगा, पानी गंदा ना हो जाए उसको ढका जाएगा, और इसका क्रॉस सेक्शन तो टैंक रहेगा ही। तो इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चों हम लोग लगाने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया। अब सवाल इस चीज का है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेप में है, तो भाई इसका टोटल सरफेस एरिया टैंक का कितना होता है? जल्दी से बताइए। कल बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए, सबको मैंने कहा था सेम डे जाकर के पढ़ना और वीडियो देखना। आप लोगों ने पढ़ाई की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 2 पाई आर एच प्लस आर, पक्का? 2 पाई आर बोलो भाई, 2 पाई आर एच प्लस आर, याद रहे ये सारी चीजें। अब फॉर्मूला पुट कर दो, कैसे भूल गए? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसके अंदर? रेडियस आपका 7 है और h कितना है? 3 प्लस रेडियस पुट कर दिया 7। आती है बात समझ में? तो 7 से 7 कटा, 22 को 2 टाइम्स करेंगे 44 इंटू 3 प्लस 7, तो 4 के साथ 44 के साथ एक 0 बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको अक्सर ये कल एक बात बताई थी कि जैसे इसका आंसर 440 है, लेकिन ये मीटर में है, ये मीटर में मुमकिन है कि हालांकि हमारे पास में यह मीटर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि एरिया के साथ में स्क्वायर लगता है एक बात, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि इसके सारे ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं। हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों, आप लोग भी सुन लेगा सभी बच्चे, कि इस तरह के क्वेश्चन में 440 यहां दे या 440 मीटर स्क्वायर आंसर मैंने, हो सकता है कि यहाँ 440 देते लेकिन यहाँ सिर्फ मीटर लिख देते, हो सकता है 440 देते लेकिन यहाँ मीटर क्यूब कर देते। तो यूनिट को बदल सकते हैं, नंबर्स को सेम लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर घुमा करके ऐसे ऑप्शन थे, और ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि 440 मीटर स्क्वायर डी पर है, तो हो सकता था 440 मीटर यहां कर देते, तो आपने देखा 440 बच्चा जल्दी से ये लगा देता। लेकिन ये नहीं देखता कि भाई आपने निकाला एरिया है या वॉल्यूम है या साइड है या पैरामीटर है, क्या है। कल मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जब वॉल्यूम निकलेगा किसी भी फिगर का तो उसके ऊपर क्यूब लगेगा, जब आपका स्क्वायर लगेगा तो उसका मतलब वहां एरिया निकल रहा है, और जब आपका कोई साइड, कोई हाइट, कोई लेंथ, कोई पैरामीटर, बात समझ में आ रही है, तो उस केस में कुछ पावर नहीं लगेगी। ओके बच्चों 2014-15 में क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहां तक? अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है शायद ये वाला, एक फैक्ट मैंने बताया था, देखिए याद रखिएगा। Which one, कल मैंने कुछ पॉइंट्स दिखाए थे अलग से, which one has larger volume, a cube of size 7 cm, नहीं ये अलग है, तो 7 cm of cuboid of dimension 6, 7 and 8 cm। दो फिगर हैं आपके सामने बच्चों, एक फिगर है क्यूब जिसका आपको 7 सेंटीमीटर क्या दे रखा है बच्चों? 7 सेंटीमीटर, उसकी एक एज दे रखी है, एक साइड दे रखी है। आगे कह रहे हैं एक क्यूबाइड है जिसके डायमेंशन लेंथ 6 है, ब्रेथ 7 है और हाइट 8 है। तो आपको 2015-16 का क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि कौन सा शेप का वॉल्यूम बड़ा होगा। तो भाई बहुत सीधा है, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे कहा गया है कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर मैं बात करूंगा, शॉर्ट में मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं वॉल्यूम वी क्यूब, तो ये होता है a इंटू ए यानी 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों? 343। कितना होता है? 343। ये नजर आ रहा है सबको? अब अगर मैं मान लो निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है? 6, B कितना है? 7, H कितना है? 8। तो आपने कर दिया यहां पर 6 7 42, 42 इंटू 8, फर्दर कहेंगे 8 2 16 और 8 4 32, 1 इधर आ गया 33। कितना आ गया? 8 2 16 33 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या चीज है भाई? सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब लग गया, और ये भी सेंटीमीटर में था, यहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब लग गया। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से बड़ा कौन सा देख लो? 343 से 336, तो बड़ा जो है क्यूब वाला है, ये बड़ा है ना 343, तो आपका आंसर होगा क्यूब। आप बताइए 2015-16 में ये क्वेश्चन पूछे, कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन बात यही है कि आसान तब मुश्किल हो जाता है कि जब हमसे वो नहीं आता है, और कब नहीं आता है? जब हम पढ़ते नहीं है। जैसे कि मोबाइल चलाते रहते हैं बैठ करके, गेम खेलते हैं क्लास के अंदर बैठ करके,
है ना, हंसी मजाक करते रहें, पीछे बैठ करके टाइम को जाया करते रहें। जितना डेट का अनाउंसमेंट हो गया, कल आपको मालूम है कि डेट आ गई है कि भाई 11 मई में आपका टेस्ट होगा, और ये भी आपको बता दिया कि मैथमेटिक्स का सिलेबस 5 नंबर घट गया है, साइंस का 5 नंबर घट गया है। अब बढ़ा क्या है, तो बढ़ा है एसएसटी वाला पार्ट 10 नंबर का बढ़ गया। तो आप लोग के लिए तो एक तरह से फायदा है। फायदा किस सेंस में कि भाई आपको और मौका मिल जाएगा चीजों को और आगे पढ़ने का, क्योंकि एसएसटी वाला पार्ट पढ़कर जाएंगे तो चांसेस और ज्यादा होंगे, क्योंकि मैथ्स और साइंस थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसके टफ होता है, बच्चा उससे थोड़ा सा घबराता है। लेकिन कोई नहीं, सिलेबस पूरा पढ़ना है, वहां मार्क्स घट गए, वेटेज घट गया, बस 10 नंबर उधर प्लस हो गए, 85 का ही है, लेकिन पढ़ने से होगा। समझ में आ रही बात? मोबाइल क्लास के अंदर बैठ करके मोबाइल चलाने से या गेम खेलने से सोल्यूशन नहीं बनेगा। अगर थोड़ी बोरिंग होती है, कभी कभी 4 घंटे की क्लास है समझता हूं, लेकिन कभी कभी अगर बोरिंग हो रही है तो आप टीचर से 5 मिनट का रेस्ट ले लो। बेहतर ये है कि टीचर से 5 मिनट का रेस्ट ले लो और मोबाइल के अंदर इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cube whose age is 20 centimeter long has a circle of diameter 20 centimeter on each of its face painted red। अच्छा क्वेश्चन है, 2016-17 के अंदर पूछा गया है। What is the area of the unpainted surface of the cube? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर इधर उधर हो जाते हैं, डायग्राम को सही से नहीं बना पाते। आपको सुनना है, समझना है। एक क्यूब है, अब आप ऐसे समझो कि भाई क्यूब जो होता है वो स्क्वायर के 6 फेसेस से मिलकर के बनेगा, स्क्वायर के 6 फेसेस से मिलकर के बनेगा। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये बन गया स्क्वायर, मतलब क्यूब बन गया। अब क्यूब है जिसकी एज जो है 20 सेंटीमीटर, तो भाई 20 सेंटीमीटर यहां भी होगा, 20 यहां भी होगा, और बच्चों 20 यहां भी होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब कह रहे हैं कि इसका हैज अ सर्किल ऑफ डायमीटर, ए क्यूब whose age is 20 centimeter long has a circle of diameter 20 centimeter on each of its face painted red। तो भाई ऐसे समझ लो कि उसके हर फेस के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, हर फेस के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, और उसके अंदर बच्चों एक रेड कलर का पेंट हो रहा है, और उस सर्किल का जो डायमीटर है वो 20 मीटर है, और उस क्यूब की एज भी 20 सेंटीमीटर है, दोनों के 20। तो आपसे कह रहे हैं कि उसके अंदर रेड कलर का पेंट हो रहा है, यानी मेरा कहना यह है कि आपको क्यूब दिख रहे हैं, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं बच्चों? 6 फेसेस होते हैं। किस शेप में होते हैं? स्क्वायर के शेप में होते हैं। तो एक फेस ये है, इसी तरह से एक फेस इधर है, एक फेस ये है, एक फेस इधर है, एक फेस टॉप में है, एक फेस बॉटम में। बात समझ में आती है? तो अगर मैंने एक फेस के ऊपर आपको बना के बताया, बाकी हर फेस के ऊपर सर्किल बना हुआ है, और हर सर्किल के अंदर रेड कलर से पेंट बच्चों हो रहा है। किस कलर से? रेड कलर से। मैंने इसलिए रेड कलर कर दिया यहाँ पर, रेड कलर से इस तरह से पेंट हो रहा है। अब आपसे कहा ये जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो हर फेस के ऊपर सर्किल बना हुआ है, उस सर्किल के अंदर रेड कलर का पेंट हो रहा है, बाकी जो अनपेंटेड एरिया है वो आप बताइए। अनपेंटेड एरिया कौन सा होगा भाई? अनपेंटेड एरिया जो आपको सर्किल के अलावा बचा हुआ जो पोर्शन है वो अनपेंटेड होगा प्यारे बच्चों। इस तरह से आपका शेप कुछ रहा है, यानी ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, और ये चीज जो है, इधर फोकस करो, ये चीज जो है हर एक जगह यानी हर एक फेस के ऊपर बाकी रहेगी। तो इसका तरीका क्या होगा? आप जरा गौर से सुनना। इसका तरीका होगा, पहले हम पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे, और उसके बाद किसी एक सर्किल का हम यहां पर एरिया निकालेंगे, और उस एक सर्किल से 6 सर्किल को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए क्योंकि 6 फेसेस हैं, 6 सर्किल का टोटल एरिया है। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से टोटल एरिया जो आएगा 6 सर्किल का, उसको लेस कर देंगे, तो हर फेस में से ये जो बचे हुए हिस्से हैं ये अनपेंटेड एरिया आपके आ जाएंगे। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? ठीक है अलबिया? नहीं आया? आ गया? नहीं आया? समझ में आ रहे हैं? आप बता नहीं रहे, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं, आपको इसलिए मैंने आपसे कई बार पूछा, क्योंकि आप मेंटली अगर नहीं सुनेंगे, मेंटली प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो बेटा क्लास से बाहर जाएंगे तो फिर आप लैग करेंगे। फिर से सुन लीजिए, एक आपके सामने क्यूब बन रहे हैं, हर एक क्यूब का आपका 6 फेसेस हैं, और हर फेस आपका जो होता है स्क्वायर के शेप में होता है, और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है हर फेस के ऊपर। ऐसे ये यहां पर है, इसी तरह पीछे वाले पे भी, इसी तरह यहां भी, इसी तरह यहां भी, इसी तरह टॉप में और बॉटम में, सब जगह पर है। लेकिन हर सर्किल के ऊपर रेड कलर पेंट किया गया है। अब इस सर्किल के पेंट करने के बाद जो अनपेंटेड एरिया है, दिस दिस एंड दिस, ये 4 कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं ना बचे हुए, ऐसे ही हर फेस के ऊपर ये बचा हुआ पार्ट है वो अनपेंटेड, उसका एरिया बताना है। तो उसका तरीका क्या है कि पहले टोटल क्यूब का निकालो, मतलब यहां निकालो
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है इसका 6a स्क्वायर, a क्या है भाई 20, उसका स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 होगा, 2 2 400, इसके स्क्वायर 400 इंटू 6 6 2400, कितना हो गया भाई 24, ये क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर। बात इतनी समझ में आती है सबके, इतनी बात समझ में आती है सबके, शायद कोई दिक्कत है। अब उसके बाद में आपको करना है एरिया ऑफ सर्कल, क्या करना है बच्चों एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन आपसे ये भी कहा गया बेटा इसकी एज 20 की थी और सर्कल का डायमीटर भी 20 है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 10 इंटू 10, आर कितना है बच्चों 10, बात समझ में आती है सबके, आर है क्योंकि 10 कहां से आया, ये आपका जो है डायमीटर 20 था तो इसका हाफ 10 हो जाएगा, इतनी बात सबकी क्लियर है। अब देखो एक चीज और हो सकती है, बेहतर यह है कि आप इसके अंदर ये काम कर सकते हैं कि यहां पर रखें 3.14, कितना रखेंगे 3.14, यानी उससे आसानी हो जाएगी, क्या आसानी हो जाएगी क्योंकि वहां 100 बन रहे हैं, यहां आपने रख दिया 3.14, तो 3.14 इंटू 100, तो आपके पास में कितना हो गया बेटा पॉइंट, जब 2 जीरो आ रहे हैं तो डेसिमल 2 स्टेप आगे बढ़े 340, लेकिन इस तरह के 314 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये एक सर्किल का एरिया है, लेकिन इस तरह के इस क्यूब के अंदर हर फेस के ऊपर अगर सर्किल बन रहा है तो 6 सर्किल हो गए, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, तो जब 6 सर्किल हो गए तो सीधा सीधा आपने करना है यहां पर एरिया ऑफ 6 सर्किल, अगर मैं करता हूं तो इंटू 6 और कर देते हैं, तो इसका मतलब 6 24 और 6 और 2 8, 6 3 18 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ये है कि जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उस क्यूब के ऊपर जो सर्किल उनके फेसेस पर आ रहे हैं 6 के 6, उनका एरिया है 1884 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्किल बनाने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन अनपेंटेड है तो हम इस तरह निकाल सकते हैं एरिया ऑफ अनपेंटेड, जहां पेंट नहीं हुआ है बच्चे, तो एरिया ऑफ अनपेंटेड जो आएगा वो 2400 में से आप 1884 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 6, 9 में से 8 1, यहाँ 3 13 में से 8 कितना बचेगा बच्चों, जल्दी बोलो 516 सेंटीमीटर स्क्वायर, 516 सेंटीमीटर स्क्वायर, योर आंसर विल बी ठीक। कोई दिक्कत यहां तक सबका क्लियर? देखो क्वेश्चन में जो भी कुछ यहाँ टाइम लगता है वो सिर्फ समझाने में, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने, वरना क्वेश्चन जब समझ में आ जाए तो ये 1 मिनट के अंदर का क्वेश्चन है। आप लोगों को नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, हर एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आप बहुत आसानी से अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब अगर मैं इसको चाहूं तो इसको बगैर सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं, कैसे? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहां आपको बताता तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो भाई कॉन्सेप्ट ही क्लियर कराने, लेकिन उसके बाद आप लोग घर जाकर 2-3 मरतबा रिवाइज किया करो और फिर कोशिश किया करो कि उन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में आप लगाएं। और किस तरह से, देखो सीधा सीधा है कि जब 6 फेसेज हैं तो 6 सर्किल बनेंगे, पहले टोटल सरफेस या क्यूब का निकलेगा, फिर 6 सर्किल का एरिया आएगा, उसमें से डायरेक्ट लेस कर देंगे, आप फिंगर के ऊपर भी इसको काउंट करके बता सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। Which one of the following is a regular polygon? तो प्यारे बच्चों रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, ये 2017-18 में आया। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने पॉलीगन के बारे में डिटेल में पढ़ा है, और वहां पर हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, एक एक चीज पढ़ी है। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि रेगुलर पॉलीगन जो होता है जो इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर होता है, यानी इक्विलेटरल उसे कहते हैं कि जिनकी सभी साइड्स इक्वल हैं, और इक्विएंगुलर उसे कहते हैं जिनके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऐसे कौन से फिगर हैं कि जिनके सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होते हैं? तो अगर मैं बात करता हूं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी हर एक एंगल 90 का, तो वो इक्विलेटरल नहीं है बल्कि इक्विएंगुलर है। लेकिन रेगुलर होने के लिए इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक बच्चों, तो यार रोम्बस जो होता है, कुछ बच्चे रोम्बस को रेगुलर पॉलीगन समझते हैं, लेकिन बेटा ये भी नहीं होता। रीजन ये है कि रोम्बस असल में जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं लेकिन चारों एंगल बराबर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर है कि जिसके सभी एंगल इक्वल होते हैं और सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो आपका आंसर स्क्वायर होगा। ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता जब जाहिर है कि ये दो नहीं है। 2017-18 का क्वेश्चन है, बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है अ पिट 5 मीटर लॉन्ग। पिट देखो दो इसके मतलब निकलते हैं, और अभी मैं समझा देता हूं। यहां पर अ पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड इज डग टू अ सर्टेन डेप्थ इफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स
ऑफ इट इज 14 मीटर क्यूब, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पिट। पिट का मतलब होता है, एक होता है गड्ढा, एक होता है खोदना। एज अ नाउन अगर बात करेंगे तो उसका मतलब गड्ढा है, एज अ वर्ब अगर बात करेंगे तो उसका मतलब खोदना है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, एक गड्ढा है यानी जिसको 5 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा है, वो डग किया जाता है। इज डग टू अ सर्टेन डेप्थ, एक गहराई तक जाता है उसका। अगर उसका वॉल्यूम जो है वहां पर 14 मीटर क्यूब होता है तो उसकी डेप्थ कितनी होगी, यानी आपसे हाइट पूछी है। अब एक बात तो कॉमन सेंस यहां लग रहा है कि भाई लेंथ है, ब्रेथ है, वॉल्यूम है, हाइट पूछा है, तो वो जो गड्ढा है, जो पिट है, वो क्यूबाइड के शेप में है, ये डेफिनेटली कंफर्म हो गया। और ये चीज हमारी कंफर्म कैसे होती है, फिर वही बात आएगी कि प्रैक्टिस से होगी। प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, चीजों को ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे तो तब चीजें जल्दी जल्दी कैच करेंगे। क्योंकि वही बात है कि जब हमारे सामने यहाँ पर लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट हमसे पूछे, डेप्थ का मतलब हाइट ही होता है, और आपसे हाइट पूछे बट वॉल्यूम अवेलेबल। 2018-19 में सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आपको यहां पर क्या करने, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, क्या करने कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल पाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम की जगह पर रखेंगे 14 मीटर क्यूब, और लेंथ आपके पास में 5 मीटर है, और ब्रेथ आपके पास में यानी वाइड या ब्रेथ एक ही चीज है, तो यहां आपके पास में 3.5 मीटर आएगा। हाइट आप निकालेंगे, ठीक है बच्चों। ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगे, ट्रांसपोजिंग करने पर डिवाइड हो जाएंगी इधर आकर के, ठीक है। 14 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई यहां पर 5 5 25 और 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। अब बात यहां पर यह है कि ये डेसिमल लगा हुआ है, और डेसिमल कहां लगेगा ध्यान से देखना। 5 5 में 25 और 5 कैरी 5 15 और 2 17। डेसिमल जो लगेगा वो बच्चे एक के बाद आपके पास लगेगा, क्योंकि यहां तो 3.5 हो रहा है, क्लियर। लेकिन एक चीज यहां पर आती है कि ये दोनों मीटर में है, ये मीटर क्यूब में है, ये भी ठीक है, लेकिन आपका आंसर मुमकिन है कि कोई दूसरी यूनिट में जा सकता है। अब वो कैसे कंफर्म हो पाएगा, पहले यहां देखें मीटर स्क्वायर मीटर। मैं बात कर रहा था कि यहां पर जो है आपको एक गड्ढा खोदा गया है, जिसकी लेंथ आपके सामने है, जिसकी विड्थ आपके सामने है, उसकी एक हाइट तक खोदा गया है, लेकिन वो हाइट क्या है वो हमें बताना है, जबकि उस गड्ढे का जो वॉल्यूम है वो 14 मीटर क्यूब है। तो जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन करके बताया कि वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पर जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपके पास में मीटर स्क्वायर से ये एक पावर चली जाएगी, इसमें मतलब मीटर बचेगा। ये इसके बाद जब इसको हम काटेंगे, डेसिमल में है, इसको काटेंगे डायरेक्टली, तो यहां पर आपका 0.8 जाएगा। तो पता ये चलता है कि हाइट जो है वो 0.8 मीटर में आ रहा है। अब आपका काम यह है कि भाई ऑप्शन आपके मीटर में अलाउ नहीं कर रहे, यानी 0.8 मीटर मीटर में आ रहा है तो डायरेक्ट 8 मीटर आ रहा है। कई बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में सही करने के बावजूद भी ऑप्शन को देख करके डाइवर्ट हो जाते हैं, अगर वो कॉन्फिडेंटली नहीं होते हैं, यानी कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई 8 मीटर आपको दिख रहा है, कुछ बच्चे सोचते हैं यार हो सकता है कि मुझसे यहां गलती हो गई हो, तो इसका आंसर ये हो सकता है, चलो यही लगा के आ जाता हूं। तो ऐसा करते हैं बच्चों, पीछे के साल में करके आए, बताते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे मिस्टेक हो गई। अब पता ये चला कि उन्होंने थोड़ा सा गौर नहीं किया कि भाई ये मीटर में भी, डेसिमल में है, तो ये 8 मीटर तो होना नहीं। अब सवाल है कि भाई कौन सी यूनिट में होगा, तो आपने क्लास 6 के अंदर, क्लास 5th के अंदर आप लोगों ने लेंथ मास कैपेसिटी मेजरमेंट नाम से एक चैप्टर है, जिसके अंदर कितने मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, डेकामीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, किलोलीटर क्या होता है, सेंटीलीटर क्या होता है, हर एक यूनिट के बारे में आप लोगों ने वहां पढ़ा है। तो मैं अभी आंसर बताने को तो यहां डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन ये आपका काम है कि इतना मैंने बता दिया, अब इसको कन्वर्ट करके इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ये आपका काम है। ये होमवर्क है, हर एक बच्चा बताएगा, वीडियो देख करके कमेंट में मेंशन करना कि कौन सा आंसर रहेगा। ए बी तो हटा दिया मैंने, क्योंकि मीटर वो हो ही नहीं सकता है, ए सी या डी। अब आपको ये जानना है कि भाई मीटर का रिलेशन सेंटीमीटर के साथ क्या है, मीटर का रिलेशन डेसीमीटर के साथ क्या है, मीटर का रिलेशन मिलीमीटर के साथ क्या है। ये आपका काम है, ये आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अ रोम्बस इन द स्क्वायर हैव द सेम एरिया। ध्यान से देखना, एक रोम्बस है, एक स्क्वायर है, जिनका एरिया दोनों का इक्वल है बच्चों, सेम एरिया कहा गया। अब बात यह आती है कि रोम्बस का जो एरिया होता है, निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू d1 इंटू d2, और स्क्वायर का क्या होता है भाई, स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है,
2 बार, ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वल है। आगे कह रहे हैं द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एक डायगोनल 4 सेंटीमीटर का है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2019-20 एमयू के रीजनल पेपर में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझ आ गया है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो पहला हिंट हमें दिया गया है वो ये है कि दोनों इक्वल है, दोनों के फॉर्मूलों को बराबर रख करके जिसकी एक साइड की जरूरत है, यानी स्क्वायर में सिर्फ साइड की जरूरत होती है जो कि अवेलेबल है, और जिसके अंदर दोनों डायगोनल की जरूरत है उसका एक डायगोनल पूछा गया, तो इसकी साइड की हेल्प से हम एरिया निकालेंगे और वो एरिया रोम्बस के इक्वल रखेंगे। रीजन भी कि दोनों का एरिया इक्वल है, तो उस हिसाब से आसानी से आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग करना चाहेंगे सब लोग, फटाफट करके दिखाइए, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दोनों के एरिया इक्वल हैं, तो यहां पर क्या होता है भाई, सेम एरिया है स्क्वायर के, और रोम्बस के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। स्क्वायर की साइड 6 दे रखी है, तो मैं इसको 6 इंटू 6 कर देता हूं, और इधर मैं कर देता हूं हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो एक इसका डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हाफ इंटू 4 इंटू d2 कर दिया, और d2 मतलब अदर डायगोनल हमें निकालना है। तो 2 1 जा 2 2 जा कितना हो गया भाई, 2 2 जा 4, तो 6 6 जा कितना हो गया 36, और 2 इधर आकर के डिवाइड हुआ, तो इसके बाद में d2 आ गया, तो पता ये चलता है कि d2 जो है वो बच्चों आपके पास में 18 सेंटीमीटर का आ गया। अब ये दोनों चीजें इक्वल क्यों रखी गई, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर कहा गया था रोम्बस और स्क्वायर का दोनों का एरिया सेम है, तो आंसर आपका हो गया 18 सेंटीमीटर। इंशाल्लाह समझ में आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यहां तक सबका क्लियर, कोई कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है, इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देयर सम इज 10 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज कितना होगा। देखिए 2019-20 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को समझने, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पैरेलल साइड्स पैरेललोग्राम की वो 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द सम इज 10 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज, यानी एक साइड आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर और उनका दोनों का सम जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपसे बोल रहे हैं कि इन दोनों का एरिया पूछे है ना, एरिया कितना होगा, तो आपको निकालना है। क्वेश्चन को समझ लिया है, क्वेश्चन को ट्राई करो, ऑप्शंस आपके सामने। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। इस तरह के क्वेश्चन हर साल मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन के। एक रेक्टेंगुलर पीस है, उसको फोल्ड करने के बाद उसका शेप ये बन गया, तो वहां पर ये हाइट कितनी होगी या उसका रेडियस कितना होगा, लाइक दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंसुरेशन में इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं और कई रेगुलर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, यानी एक रेक्टेंगल शेप में एक पेपर है, उसको फोल्ड किया गया है और जिसकी लेंथ 11 एंड 4 सेंटीमीटर है, और उसको इस तरह फोल्ड किया गया है बगैर ओवरलैप के। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिखाएं जरा, ये बुक दिखाएं, यहां पर मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल शेप में एक पूरा पेपर है। अब अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करता हूं बच्चों कि यहां पर ओवरलैप नहीं होता, मेरा कहना है कि मैंने फोल्ड किया, क्या एक दूसरे के ऊपर चढ़ा ये पेपर या नहीं चढ़ा, तो ये शेप क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप एक स्लैंडर शेप में बन जाएगा। आती है बात समझ में। तो इसका मतलब यह है कि जो इसकी लेंथ थी, जैसे कि ये वाले शेप में था रेक्टेंगुलर शेप में, तो अगर इसकी लेंथ यहां पर 11 और विड्थ यहां पर 4 हो गई, लेकिन जब इसको फोल्ड कर दिया गया तो आप देख रहे हैं कि यहां जो है विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ स्लैंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी उसकी जब स्लैंडर का शेप ऐसा बन जाता है तब उसकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम स्लैंडर का कितना होगा, बात समझ में आ गई। कुछ नहीं है, आपके सामने ये चीज अवेलेबल है, इसकी हाइट से 4 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, तो 11 सेंटीमीटर जो है वो सर्कुलर पोर्शन में जाएगा, 11 सेंटीमीटर सर्कुलर पोर्शन में जाएगा। तो सर्कुलर पोर्शन में जो 11 सेंटीमीटर है, तो जब आपका मान लीजिए कि जैसे रेक्टेंगल शेप था, अब इस रेक्टेंगल शेप को फोल्ड करके जब आपने बनाया तो ये इस वाले शेप में चला गया। अब ऐसे समझो कि यहां जो इसका सर्कुलर पार्ट था, लेकिन इन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि जो इसका हाइट होगा वो 4 सेंटीमीटर। तो भाई यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो आपका है h, जो कि 4 सेंटीमीटर का है, यानी h। अब आपसे कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम बताइए, तो इसका h तो आ गया, रेडियस क्या होगा, तो भाई रेडियस जो आएगा, तो जो आपकी 11 सेंटीमीटर की ये वाली साइड थी, ये जो लाइन थी, ये इधर आ गई, सर्कल के शेप में आ गई। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर रिंग का जो आपका सरकमफ्रेंस है वो 11 सेंटीमीटर का हो गया। तो इस हिसाब से हमें रखना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट, यानी ये ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला पोर्शन, इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट जो है वो 11 सेंटीमीटर का है।
अब बात यह है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और आर जो है वो आप निकालेंगे। वजह क्या है कि आर इसलिए निकालेंगे, यहां पर जरूरत होगी, इसके अकॉर्डिंग हम सर्कमफ्रेंस से निकालें। सर्कमफ्रेंस कितना है 11, वो कैसे आया, क्योंकि ये वाली जो लेंथ थी वो 11 की थी, जो कि यहां चली गई, सर्कुलर पार्ट में चली गई। शायद सीधे बैठे सर्कुलर पार्ट में चली गई, तो इस तरह से सर्कमफ्रेंस यानी ये पूरी लेंथ जो है सर्कमफ्रेंस कहलाएगी, क्योंकि सर्कुलर शेप में। इतनी बात समझ आ रही है? कहां दिमाग है आपका, इधर फोकस करो। यहां 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 11, तो आपके पास में आर को यहां छोड़ते हुए 11 इंटू 7 जाएगा, और ये चीज आपकी नीचे आ जाएगी 2 इंटू 22, तो 11 1 जा 11 2 जा, तो आपके पास आर इज इक्वल टू 7/4 बन रहा है। कितना बन रहा है? आर जो आया 7/4 सेंटीमीटर आ गया। अब बात यह है कि आपके पास में इसका रेडियस आ गया, हाइट आ गई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप निकाल सकते हैं इजीली। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है बच्चों ये कितना है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर आपके पास में 7/4 है बच्चों। कितना है आर आपके पास में 7/4 इंटू 7/4, और एच आप एच कितना है, जो कि मैंने बताया इसके अंदर 4 आ गया था। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा 11 7 जा 77, 77/2, इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो 38.5 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? शेप चेंज होने पर कौन सी साइड कहां जा रही है, इस बात को एनालाइज करना है ढंग से सभी बच्चों को, तब फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब ये बात हमने कैसे जज किया भाई कि 4 सेंटीमीटर वाली साइड सर्किल के शेप में जा रही है या 11 सेंटीमीटर वाली साइड जा रही है, तो ये बात कंफर्म हो पाई है। क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हाइट को 4 सेंटीमीटर कह दिया, तो ये कंफर्म हो गया कि भाई जो 11 सेंटीमीटर वाला साइड था यानी रेक्टेंगल के शेप में, तो वो चीज को सर्कुलर पोर्शन ने कवर किया है, क्योंकि 2 ही तो साइड थी, 11 1 4, तो इस लिहाज से हमने जज किया, फिर उसी हिसाब से चीजें सामने आ गई। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी जो मैंने अभी कहा, एक क्वेश्चन का कमेंट करके उसको कन्वर्ट करके बताना है, एक क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का होमवर्क है, ठीक है? चलिए।